नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और कोरोना का दूसरा वार बेहद खतरनाक हो चुका है। आंकड़े अब डराने वाले ही नहीं बल्कि जानलेवा हो चुके हैं। ऐसे में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके और कोरोना के खिलाफ इस दूसरी जंग में एक बार फिर हम जीत का परचम लहरा सकें। तो पटना डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। त्योहारों को लेकर के ये बड़ी खबर इस वक्त जो गाइडलाइंस के तौर पर सामने आई है। सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाए जाएंगे त्योहार। लोग घरों में ही रामनवमी और छठ की पूजा करते हुए नजर आएंगे। और ये तमाम एहतियाती कदम इस वक्त कोरोना की रफ्तार को देखते हुए ली जा रही है। लोग जुम्मे की नमाज भी घरों में ही अता करेंगे और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए ये बड़े निर्देश इस वक्त जारी किए गए हैं। सभी घाटों पर फ्लैग्स लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक बड़ी गाइडलाइंस इस वक्त सामने आती हुई कोरोना को लेकर के त्योहारों के मद्देनजर पटना डीएम की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर अब त्योहार जो है वो नहीं मनाए जा पाएंगे। लोग घरों में ही रामनवमी का त्योहार बनाएं, छठ पूजा करें और जुम्मे की नमाज भी अब घरों में ही अता की जाए। आवश्यक सूचना। कोरोना की दूसरी लहर बेहद तेज हो चुकी है। संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से स्थिति भयावह होती जा रही है। अपने दूसरे अटैक में कोरोना लोगों पर जानलेवा प्रहार कर रहा है और बिहार हो या झारखंड, कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें जिससे कि कोरोना की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। लेकिन अभी भी कई जगहों से लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 एक बार फिर आपसे अपील करता है कि नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचें, उन्हें जागरूक करें जो लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। तो देखिए, कोरोना के मद्देनजर अब त्योहार सामने है और इसीलिए पटना में कई गाइडलाइंस इस वक्त नए तौर पर जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर अब त्योहार नहीं मना पाएंगे लोग। बांसघाट पर अवैध वसूली को लेकर जिस तरीके से खबर हमने दिखाई थी, उसके बाद पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वसूली मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। 24 घंटे के भीतर डीएम ने इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। तो बांसघाट पर अवैध वसूली मामले में जांच के आदेश दिए गए। न्यूज़ 18 की खबर का यह बड़ा असर है जिसमें बांसघाट पर अवैध वसूली मामले में जांच के आदेश दिए गए। अंतिम संस्कार के लिए वसूली मामले के बाबत ये जांच के आदेश पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह की तरफ से दिए गए हैं और जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन भी कर दिया गया है। 24 घंटे के भीतर डीएम ने इस बाबत रिपोर्ट तलब की है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी डीएम से रिपोर्ट लेने की बात कही थी। तो देखिए, न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से इस वक्त बांसघाट पर वसूली का खेल जो है वो धड़ल्ले से चलता हुआ, जिस पर संज्ञान लिया गया है। न्यूज़ 18 की खबर का असर देखिए, जिस बाबत अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अंतिम संस्कार के लिए वसूली मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं पटना डीएम की तरफ से। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने इस बाबत जांच के आदेश दिए हैं। तो 24 घंटे के भीतर डीएम ने रिपोर्ट तलब की है। तो न्यूज़ 18 की खबर का फिर बड़ा असर हुआ है। डीएम ने टीम बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखिए वो खबर जिसे न्यूज़ 18 पर दिखाने के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और डीएम ने जांच के आदेश दिए। पटना के बांसघाट का नजारा परेशान करने वाला है। हर घंटे यहां कोरोना से हुई मौत के बाद
अंतिम संस्कार के लिए लाशों के आने का सिलसिला जारी है। बांस घाट के विद्युत शवदाह गृह में चिता की आग ठंडी भी नहीं पड़ रही है कि दूसरा शव पहुंच जा रहा है। औसतन यहां हर दिन लगभग 30 से 40 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में मौत के कारण शवों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अपने परिजनों के शव को लेकर लोग सुबह से शाम तक भूखे प्यासे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां फैली अव्यवस्था के कारण हो रही है। लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। पटना के रहने वाले ब्रजराज अपने पिता के शव को लेकर पिछले 3 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। पूरा परिवार पिता के निधन से सदमे में है। लेकिन बांस घाट पर अंतिम क्रिया के लिए अवैध पैसे की वसूली की जा रही है। जिला प्रशासन के नियमों के मुताबिक बांस घाट पर विद्युत शवदाह गृह में सामान्य मौत पर जलाने के लिए 300 रुपए का शुल्क है, जबकि कोरोना से हुई मौत पर शवदाह निःशुल्क किया जाता है। पर यहां भीड़ और व्यवस्था के नाम पर अंतिम संस्कार के दलाल 16,000 तक वसूल कर रहे हैं। घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोग प्रशासन पर कुव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। बांस घाट विद्युत शवदाह गृह में 2 मशीनें लगी हुई हैं। आरोप है कि इस शवदाह गृह की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों ने एक मशीन को जानबूझकर बंद कर दिया है। ऐसे में जब भीड़ बढ़ जाती है तो पैसे का खेल शुरू होता है। एक सिर्फ चालू है और दिन भर बैग से पैसा कमाने के चक्कर में इन लोग काम कर रहा है। अभी तो मैं पूछा तो बताए कि चालू करेंगे। कब चालू करोगे? जब दिन भर गुजर जाएगा तब। बांस घाट पर लाशों के अंतिम संस्कार के लिए चल रहे इस अवैध वसूली के मामले में जब न्यूज 18 की टीम ने जिम्मेदार लोगों से जानकारी लेनी चाहिए तो जरा सुनिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। जो बोल रहा है उसको बुला के लेकर आइए, पूछिए उसका रसीद कहाँ है, कई हजार रुपया क्यों दिए, किसको दिए, पैसा आपकी आप रोड पर छिड़ दीजिए, वो मालिक आप है, यहाँ आपका सरकार नहीं ले रही है। नहीं, यही तो बात है कि रसीद नहीं दिया जा रहा है। तो रसीद पूछिए उससे कि पैसा वो किस चीज़ का जमा किया है। पैसा इसी रोड पर कोई मांगेगा दे देगा, बिक देगा। पैसा वो दे रहा है तो उसको जानने का अधिकार है ना कि वो पैसा किस चीज़ के लिए ले रहा है। वो पैसा दुकानदार से सामान किन रहा है उसके लिए दे रहा है या और किसी के लिए दे रहा है, वो तो आपको पब्लिक है ना बताएगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और हो रही मौतों के बाद लोगों को हो रही परेशानियों ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जरूरी है कि प्रशासन इस पर नजर रखे, व्यवस्था को सुधारे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 13 अप्रैल के मुकाबले 14 अप्रैल को 629 ज्यादा मरीज सामने आ चुके। 5 दिनों के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको इसका अंदाजा लग पाएगा कि देखिए किस रफ्तार में कोरोना इस वक्त लोगों को डरा रहा है। 10 अप्रैल को जो संख्या 3,469 की थी वो 11 अप्रैल को 3,756 हो जाती है। 12 अप्रैल आते हुए 2,999 थोड़ी गिरावट इसमें दर्ज की गई, लेकिन 13 अप्रैल को संख्या बढ़कर 4,157 होती है और 14 अप्रैल आते आते 4,786 तक ये संख्या पहुंच गई। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना से बचाव की पूरी तैयारी है। अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही स्टेशनों पर जांच की व्यवस्था की गई है और बाहर से आने वालों की जांच की जा रही है। एनएमसीएच वाले मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष बेवजह इस पर राजनीति कर रहा है। अस्पतालों में कोविड के मरीजों के लिए
इलाज की अलग से व्यवस्था बनाई गई है, उन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रहे हैं। हाँ, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे राज्य के अंदर हैं जहां हम ये सुविधाएं और व्यवस्थाएं लोगों को दे सकते हैं, हमारा जो जिला प्रशासन है और हमारे जो जिले के सिविल सर्जन हैं वो मिलके वैसे सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मुआयना कर रहे हैं और उन अस्पतालों में इलाज को सुनिश्चित किया जा रहा है। नहीं लग रहा है कि अब अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, खासकर पटना के पारस की बात करेंगे, रोवन या फिर बाकी जो निजी अस्पताल है, संख्या तो बढ़ा रहे हैं, बेड की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन मरीज के आंकड़ों के मुताबिक बेड कम पड़ता जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? नहीं, जो अस्पताल की व्यवस्था है प्राइवेट हॉस्पिटल का, उसमें उन लोगों से अधिक सहयोग देने का प्रयास आग्रह किया जा रहा है और हमारा प्रयास है कि वो सहयोग दे भी रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अंदर 3 तरह की व्यवस्था है। एक कोविड केयर सेंटर हमारा है, एक डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है और तीसरा जो है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। तो तीनों स्तरों पे बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में चिंता बढ़ा दी है। बिहार, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे तमाम राज्यों में कोरोना हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बावजूद इसके बेरोजगारी के आगे लोग बेबस हैं। हालात ये है कि कोरोना नियमों को तोड़कर भी लोग बिहार से रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा निकल रहे हैं। मधेपुरा से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें कई मजदूर बसों के जरिए पलायन कर रहे हैं। दिल्ली काम करने के लिए। काम करने के लिए तो दिल्ली में तो अभी कोरोना बहुत है। कोरोना है क्या तो काम नहीं करेंगे, काम करना ही है। हाँ। काम के लिए जा रहे हैं। काम के लिए जा रहे हैं। तो ये जो आप लोगों को ले जा रहे हैं तो किसके द्वारा आप लोग जा रहे हैं? वहाँ पे अपना भाड़ा लगा के जा रहे हैं कि कोई ठेकेदार है? अपना भाड़ा लगा के जा रहे हैं। अपना भाड़ा लगा के जा रहे हैं। हाँ। अरवल जिले के सदर अस्पताल के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, लेकिन यहां की हालत देखने के बाद ये पता चलता है कि कितनी लापरवाही यहां की जा रही है। देखिए संवाददाता अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। अरवल जिले के सबसे बड़े सदर अस्पताल में ये जो भवन दिखाई दे रही है, कोविड-19 को लेकर के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, लेकिन जिस कंधे पर जितनी जिम्मेवारी दी गई है, जिनकी कोविड रोकने की जिम्मेवारी दी गई है, वह कितना लापरवाह है आइए हम एक दिखाएंगे। ये जो हमारे जो पीछे देख रहे हैं, ये कोविड-19 की जांच के बाद जो कचरे फेंके गए हैं वो सारे अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पे फेंके गए हैं। ये कितनी लापरवाही कही जा सकती है वह तो स्वास्थ्य विभाग ही बताएगा। ये सारी चीज़ जो मेडिकल कचरा है, इन्हें कहीं मेडिकल कचरा कितनी लापरवाही से फेंकी गई है वो हम दिखाना चाहेंगे। एक एक मेडिकल कचरा सदर अस्पताल में एंटीजन किट जांच के उपरांत कई प्रकार के मेडिकल गार्बेज नहीं होने के कारण ये कहीं भी फेंका गया है। आइए हम दिखाना चाहेंगे इस कोविड सेंटर में कितने लोग अपनी जिम्मेवारी से ड्यूटी निभा रहे हैं। ये अरवल का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पे एक मेनू भी लगाया गया है, खाने की सारी चीज़ों को मिल लगाया गया है, लेकिन इस भवन में एक भी कर्मचारी को तैनात नहीं की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि सारे कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के उपरांत उन्हें आइसोलेशन से कोविड-19 जैसे बीमारी से रोकने को लेकर के उन्हें तैनात कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसमें किसी की भी उपस्थिति नहीं हुई है। अब देखना यह है कि सबसे बड़ा कोविड जैसे बीमारी से किस प्रकार यहाँ के स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है वह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से उनकी लापरवाही देखी जा रही है वह काफ़ी कम है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने आईसीयू में तोड़फोड़ की। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मरीज को 9 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन 2 दिन बाद होम आइसोलेशन के लिए घर भेज दिया गया। लेकिन तबीयत बिगड़ने पर फिर उसे आईसीयू में भर्ती कराया जाता है, जिसके बाद कोई डॉक्टर या नर्स उन्हें देखने तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजन भड़क गए और जमकर तोड़फोड़ की गई। बहन थी वहाँ पे, तो बहन बोली कि अचानक पापा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो नहीं मिल पा रहा था। 10 बार हमने बोला गार्ड को कि प्लीज़ आप किसी नर्स को बुला दो। नर्स बोलती है हम आपका नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, बस जाइए। फिर उसके बाद हम दूसरे गेट के पास गए, आईसीयू के पास। ये बोलता है हम खोलेंगे नहीं, तुमको जो करना है वो कर लो, भागो, गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मेरे पेशेंट अब लगभग दम तोड़ने वाले ही थे। सर आपा खो के किसी ने, सारे अटेंडेंट थे, किसी ने दरवाजे को
दरवाजे के ग्लास को जोर से धक्का दिया और टूट गया। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भटक रहे एक परिवार की खबर दिखाए जाने के बाद नगर विधायक अजीत शर्मा ने मदद की। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद उन्होंने सिविल सर्जन से पहले बात की और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए युवक को पटना IGIMS भेज दिया है। साथ ही आर्थिक मदद के लिए भी सीएम से बात करेंगे। आपको बता दें कि नौगछिया तितरी के रहने वाले जितेंद्र चौरसिया के बेटे अमर चौरसिया किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भागलपुर अस्पताल से रेफर नहीं किया जा रहा था और इस वजह से परिवार बेहद परेशान था। हालांकि मोहम्मद सलीम नाम के शख्स ने भी अब अमर को किडनी दान देने का फैसला किया है। मैंने देखा कि अमर कुमार चौरसिया का किडनी ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से भागलपुर हॉस्पिटल से इसका रेफ़र नहीं किया जा रहा था। तो जब मैंने बात की तो रेफ़र तो हो गया है IGIMS, लेकिन अब इनको पैसे का सवाल है कि बहुत पैसे लग रहे हैं। मैंने उनकी बहन अर्चना जी आई हैं अमर कुमार चौरसिया की, मैंने इनको कहा कि एस्टिमेट बनवाइए और एस्टिमेट बनवा के माननीय मुख्यमंत्री कोष से हम लोग इसको मदद करवाएंगे। चैनल देखने के बाद माननीय विधायक जी अजीत शर्मा ने हमारी मदद करने का हमें आश्वासन दिया है और हमें रेफर नहीं किया जा रहा था पटना IGIMS के लिए। तो सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा और विधायक महोदय ने बात की और फिर वहां से IGIMS के लिए रेफर कर दिया गया है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में पहली बार राज्य सरकार आज से दाल खरीदने जा रही है। राज्य के किसानों के हित में ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। आज से 15 मई तक किसानों से राज्य सरकार दाल खरीदेगी। जानकारी ये सामने आई है कि 5100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1,43,000 चने की दाल और 3,25,000 क्विंटल मसूर की दाल खरीदने की तैयारी है। दूसरी तरफ मिलरों ने दाल को लेकर सरकार के रेट पर सवाल उठा दिए हैं। इनका कहना है कि सरकार के तय रेट पर किसान अपनी दाल नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनके यहां सरकार के रेट से ज्यादा किसानों को दिया जाता है, साथ ही तुरंत रुपए भी दिए जाते हैं। मसूर गिराएगा तो पैसा लेगा, घर जाएगा, और सरकार के यहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा ये पता नहीं, लेकिन सरकार का मूल्य इसका दाम है बहुत कम है, तो हमको नहीं लगता कि सरकार खरीद पाएगी या किसान दे पाएगा। जंगल में लगी आग की वजह से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां बीच रास्ते में ही फंस गए। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां कैमूर के चैनपुर से अघौरा प्रखंड मुख्यालय जा रहे थे। बीच रास्ते में जंगल में आग लगी हुई थी, जिस वजह से मंत्री जमा खां की गाड़ी समेत पूरा काफिला जो है वो बीच रास्ते में रुकने के लिए बाध्य हो जाता है। देखिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से जंगल में आग लगी हुई थी और इसी वजह से जमा खां के जो इस काफिले को आप देख पा रहे हैं बीच रास्ते में ही रुक गया। लगभग 4 घंटे तक मंत्री समेत पूरा काफिला खेत में यूं ही ठहरा हुआ नजर आया। हालांकि बाद में दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद मंत्री का काफिला वहां से निकल सका। तो बढ़ती गर्मी की वजह से आग का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और किसान बर्बाद हो रहे हैं। रोहतास के गांव में गेहूं के खेत में लगी आग की वजह से 40 से 50 बीघे में फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम को 3 किलोमीटर का सफर तय करने में 2 घंटे का समय लग गया। रोहतास के पदुमसी डीहरा गांव में भीषण आगलगी की घटना हुई, जिसमें 40 से 50 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि चाहकर भी किसान कुछ नहीं कर पाए और किसानों की नजरों के सामने ही पल भर में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और उनके 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। एक तरफ खेती में लगी फसल जल रही थी और बेबस किसान सड़क किनारे खड़े होकर अपनी संपत्ति बर्बाद होते देख रहे थे। फायर ब्रिगेड को फोन भी किया, लेकिन 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में दमकल कर्मियों को 2 घंटे लग गए। तब तक पूरी फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ महंगे खाद और बीज खरीदकर गेहूं की फसल लगाने वाले किसानों की पूरी पूंजी खेत में ही बर्बाद हो गई।
तो बिहार में बढ़ती अगलगी की घटनाओं को देखते हुए आपदा विभाग और अग्निशमन विभाग की तरफ से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम किया जा रहा है और इस दौरान आपदा विभाग और अग्निशमन विभाग से जुड़े लोग घर घर जाकर लोगों को अग्निकांड से बचाव के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। पटना के स्लम बस्तियों में और ग्रामीण इलाकों में कई पंचायतों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। बिहार में बढ़ते हुए अग्निकांड की घटना को देखते हुए आपदा विभाग और अग्निशमन विभाग की तरफ से खास पहल की जा रही है। पूरे बिहार भर में 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इसी क्रम में जो विभाग के लोग हैं वो घर घर जाकर के खासतौर पर स्लम बस्तियों में घर घर जाकर ये लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से अग्निकांड की घटना को रोका जा सकता है। पटना में स्लम बस्तियों में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और गाँव में हर एक पंचायतों में हर एक गाँव में जीविका दीदियों की मदद ली जा रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और इस पटना में ये अभियान कैसे चल रहा है, क्या है इस अभियान की तैयारी और क्या क्या आप लोगों को बता रहे हैं? अग्नि सुरक्षा सप्ताह के दौरान हम लोग ये अर्बन स्लमों को ध्यान में रख करके ये चर्चा है और उसमें हम ये बता रहे हैं कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद ही खाना बनाएं और क्या करें और क्या ना करें बेसिकली इसमें हम लोगों ने रखा है कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो चूल्हे के पास पानी की बाल्टी अवश्य रखें, बालू से भरी बाल्टी अवश्य रखें, बच्चों को जो है उससे दूर रखें, चूल्हे से दूर रखें। अगर झुग्गी झोपड़ी है तो उसको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम लोग उसके दीवारों को मिट्टी से लगा दें। अगर कच्चा मकान है तो उसके दीवारों को मिट्टी लगा दिया जाए ताकि वो आग जल्दी ना फैले। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रख रहे हैं और उसी को लेकर के हम लोग डोर टू डोर जा करके लोगों को ये समझाने की तो बिल्कुल देखिए डोर टू डोर लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और सभी लोगों को ये पंपलेट भी बांटा जा रहा है जिसमें अगलगी से बचाव के जो उपाय हैं वो बताए जा रहे हैं कि किस तरीके। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस